नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे आपको 27 सितंबर को किसानों के देश भर के अंदर बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करने के लिए बैंक यूनियन की तरफ से दिया गया है बड़ा ऐलान। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अमरोहा में होने वाली है एक बड़ी महापंचायत, जिसकी तैयारी में जुट गया है संयुक्त किसान मोर्चा का अमरोहा का पूरा नेतृत्व। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे आपको भारत बंद के दौरान बैंक कर्मचारी किस तरह से बैंकों को बंद करने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों, रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ करेंगे करनाल लाठीचार्ज की जांच। खट्टर सरकार ने बनाया आयोग, 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। वहीं पर दोस्तों, शिवसेना ने गैर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर गवर्नर के रोल को लेकर सवाल खड़ा करते हुए दिए हैं विवादित बयान। उसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में टीएमसी के दफ्तर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं बीजेपी के नेता टीएमसी में शामिल होने के लिए। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे किस तरह से बिहार के अंदर भ्रष्टाचार के मामला उजागर होने के बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर जोरदार विरोध शुरू हो गया है। साथ ही साथ चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस करने की मांग करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जारी आंदोलन के 10 महीना पूरा होने पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दिन किसान 300 दिन पूरे होने के बाद करने वाले हैं जोरदार विरोध। भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच देश के बैंक यूनियन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और भारत बंद में अपना सहयोग देंगे। उन सभी की भी अपनी अपनी मांगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, देश के अंदर कई ऐसी हजारों संगठनें हैं जो अपने हितों के लिए लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चाहे बेरोजगार युवक का मामला हो, या फिर बैंक कर्मचारी के प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, या फिर रेलवे कर्मचारी के प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, सभी अपना विरोध जाहिर करने के लिए भारत बंद में अपना समर्थन देने वाले हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के बंद के ऐलान के साथ ही 27 तारीख को आपको कई जगह पर बैंक बंद भी दिखाई देंगे। दरअसल दोस्तों, बैंक यूनियन ने समर्थन के ऐलान के साथ ही अनुरोध किया है कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर बातचीत करे और जल्द ही इस पूरे मामले का समाधान किया जाए। वहीं पर बैंक कर्मचारी यूनियन की तरफ से आगे कहा गया कि सरकार को जल्द से जल्द इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बंद की योजना में श्रमिक संघों और ट्रेड यूनियन कर्मचारी और छात्र संगठनों के साथ साथ महिला संगठनों और ट्रांसपोर्टरों ने शामिल होने के लिए ऐलान किया है। इस बीच भारत बंद को लेकर किसान महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि मौके पर साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड के अंदर उन्होंने महापंचायत की थी हरिद्वार में जाकर। उससे पहले बिजनौर में पहुंचकर उन्होंने अपने किसानों से मुलाकात करते हुए बंद को सफल बनाने की अपील की थी। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर भी गुरनाम सिंह चढ़ूने के संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। भारत बंद यहाँ भी सफल दिखाई देगा। और एक और अपडेट की माने तो इसी महीने की शुरुआत में जारी एनएसएस भूमि और परिवारों के पास पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जाहिर किया गया है, जिसमें बताया गया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का लक्ष्य दूर का सपना दिखाई देता है। एक किसान परिवार का औसत बकाया 2013 से लेकर 2017 के बीच में 74,121 रूपए प्रति परिवार हो चुका है, जो अपने आप में कितना कर्ज का गहराता हुआ संकट किसानों के साथ में है, इस बात का खुलासा करता है। वहीं पर दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 और 19 में मैनिफेस्टो बनाया था, तब उसको लगा होगा कि केवल एक जुमला देकर जनता को रिझा लिया जाएगा। लेकिन जब आप किसान सवाल पूछ रहे हैं कि दुगनी आय कहाँ है, तो बीजेपी के नेता इस पर सफाई देते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ही आरोप लगाकर उन पर ही अमर्यादित और गैर जिम्मेदार बयान देते रहते हैं। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, जहाँ पर दोस्तों किसान मोर्चा की ओर से जोया स्थित पुलिस लाइन के मैदान में 17 अक्टूबर को महापंचायत की जाएगी। आपको बता दें, किसान मोर्चा अमरोहा में महापंचायत को संबोधित करेगा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को महापंचायत के लिए जोया स्थित पुलिस लाइन के मैदान में मौका का मुआयना किया है। साथ ही महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को जोया स्थित पुलिस लाइन के मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को पुलिस लाइन पहुंचकर महापंचायत के लिए पुलिस लाइन के मैदान का मौका मुआयना किया गया है। साथ ही साथ महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी बिंदु पर चर्चा की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए कई सारे किसान नेताओं ने महापंचायत में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं पर दोस्तों, इनेलो की तरफ से हरियाणा के अंदर एक बड़ी ताकत दिखाने के लिए 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के 108वीं जयंती पर जिंद में बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें कई दलों के नेता पहुंचेंगे। इस मौके पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार से एक एक सदस्य को चौधरी देवीलाल ट्रस्ट में नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ में आपको बताते
चले कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल चौटाला ने किसानों के हित में काम किया था और एक बार फिर से किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से इस बड़े आयोजन का ऐलान किया गया है जिसमें ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ उनके पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं पर कई और पार्टी के नेता भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसान नेता भी आ सकते हैं। इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन एक बात तय है कि अब हरियाणा के अंदर आप देखेंगे जोरदार किसानों के मामले को लेकर आवाजें उठेंगी। इस बीच एक और जानकारी है जहाँ पर हरियाणा के अंदर रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ करेंगे करनाल लाठीचार्ज की जाँच। खट्टर सरकार ने बनाया आयोग, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के जांच के लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यह मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिस बीच में एक किसान की मौत की खबर भी आई थी और बाद में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को मनवाया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की गहराई से जाँच करने का दावा करते हुए सरकार ने सोमनाथ अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी है। खट्टर सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया है। कमीशन में IAS ऑफिसर आयुष सिन्हा के मामले की जांच की जाएगी। आयोग देखेगा कि कौन से कारण रहे जिसके कारण स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया। करनाल मामले पर राकेश टिकैत ने कहा था कि एक कमांडर है जिसने ये आदेश दिया था। हालांकि सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखना है कि आखिर आयुष सिन्हा को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों ने वीडियो देखा था और ऐसे में अगर इस पर भी सरकार को संदेह है तो कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर ही सवाल खड़े होते हैं। एक और अपडेट की माने तो योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा गाय गंगा और गड्ढे के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गाय गंगा और गड्ढे के मामले को लेकर फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अपने सहपाठी गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महोबा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि आम लोगों की बीजेपी से काफी नाराजगी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी को आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि सपा को कम से कम 400 सीटें मिलेगी और ऐसे में हम 400 सीट से भी सरकार बना लेंगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने चुनाव में बुंदेलखंड की सारी सीटें जीतने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है। इस सरकार में अपराध इतना हो गया है कि IPS तक भगोड़ा हो गया। इस सरकार का प्रिय काम है बिना पानी का शौचालय बनाना। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में साधु संतों और बाबाओं की हत्या हो रही है। सपा अध्यक्ष ने मांग की है कि महंत गिरी के संदिग्ध मौत के मामले को लेकर हाईकोर्ट की सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर योगी सरकार को यह मामला CBI को सौंपना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो शिवसेना ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर राज्यपाल की तुलना दुष्ट हाथी से कर दी। कहा पैरों तले कुचल रहे हैं लोकतंत्र, संविधान और कानून। शिवसेना ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि जितने भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां के राज्यपाल दुष्ट हाथी की तरह काम करते हैं। अपने पैरों के तले लोकतंत्र, संविधान, कानून और राजनीतिक संस्कृति को कुचल देते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिए बिना पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल करती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दरअसल दोस्तों अमूमन ऐसा होता है कि जब विधान परिषद की नॉमिनेटेड सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए सरकार की ओर से प्रस्ताव गवर्नर को भेजा जाता है तो गवर्नर आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि गवर्नर संविधान के तहत सरकार के द्वारा कहे जा रहे एक एक बात को मानने के लिए पूरी तरह से बाधित है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला जो साफ तौर पर संविधान के विरोध जाता है। कुछ दिन पहले ही महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के विधान परिषद के अंदर कई लोगों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव गवर्नर को दिया गया था, लेकिन गवर्नर ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसको लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों किसी सरकार का फैसला नहीं माना जा रहा और क्या गवर्नर दूसरे राज्यों के गवर्नर से अलग है। यानी ऐसा आप कभी भी किसी और राज्य के अंदर नहीं देखेंगे, लेकिन गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप पश्चिम बंगाल में भी देखते होंगे किस तरह से गवर्नर कभी सरकार के बजट भाषण को पढ़ने से मना कर देते हैं तो कभी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई सारे विवादित बयान देते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर इन सभी गैर शासित बीजेपी राज्यों के गवर्नर के रवैये को लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बोले, कहा यूपी में बीजेपी राज्य में प्रति व्यक्ति आय घटकर 1/3 हो गई है। मायावती ने बीजेपी के विकास के दावों की हवा निकाल दी और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आमदनी में गिरावट आई है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और BSP की प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। इस बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी है, उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद की बहू, साले और दूसरे परिजनों को मिले 58 करोड़ के ठेके, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के मामले को लेकर कई खुलासे हुए हैं। कई दूसरे परिजनों और यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों को भी सरकारी ठेके दिलाए गए। तकरीबन 58 करोड़ के ठेके दिए
गए और ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जोरदार तरीके से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला, साक्ष्य को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के घरों तक जल तो नहीं पहुंचा लेकिन कुछ नेताओं के बैंक खातों तक धन जरूर पहुंच गया। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया कि 50 पंचायतों का नाम बता दे जहां पर जल योजना ढंग से काम कर रही है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोटाले से कोई भी पंचायत नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता और उनके परिजनों को इसकी बागडोर सौंपी गई, उन्हें इस योजना का ठेका दिया गया, जबकि नियम ये कहता है कि अनुभवी व्यक्ति को इसका ठेका मिलना चाहिए लेकिन जिनके पास इस काम का कोई अनुभव नहीं है उनको ठेका दिया गया। तारकिशोर प्रसाद के दामाद, पुत्र वधू के साथ साथ कई और उनके जानने वाले लोगों को ठेके दिए गए। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले हैं और दामाद हैं और काम करने के लिए 53 करोड़ का ठेका दिया गया था। कुल मिलाकर बिहार में इतने बड़े घोटाले का खुलासा होने के बावजूद बीजेपी जो केंद्र सरकार में बैठकर बड़े बड़े दावे करती है और जीरो टॉलरेंस की नीति बताती है, बिहार के मामले को लेकर कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार जिनकी अंतरात्मा बीजेपी के साथ जाने के लिए जग जाती है लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड के बावजूद नीतीश कुमार की अंतरात्मा अभी तक नहीं जगी है। और एक और अपडेट की माने तो विपक्ष के आरोपों पर बोले पंजाब के सीएम, क्या गरीब का बेटा प्राइवेट जेट से सफर नहीं कर सकता? पंजाब के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्राइवेट जेट से यात्रा करने के मामले को लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर काफी सुर्खियां बटोर रही है जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हैं। उनकी इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद इस पर जानकारी देते हुए कहा कि अगर एक गरीब आदमी प्राइवेट जेट से सफर करता है तो इसमें समस्या क्या है? दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के यही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो तस्वीरें दिखाकर एक तथाकथित चाय बेचने की तस्वीर और दूसरा प्रधानमंत्री के किसी प्लेन में सरकारी प्लेन में बैठे रहने की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत ऊंचाई हासिल की है, अपनी मेहनत से हासिल की है। लेकिन दूसरी ओर जब कोई और पार्टी का नेता मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर पहुंच जाता है और इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो बीजेपी के नेता उनके पुराने समय में गरीब होने पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। यानी दो तरह के मापदंड चल रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। योगी जी, हमने ट्विटर पर खेलते खेलते भी लाखों लोगों की जान बचा ली, आपने तो गंगा में लाशें बहा दी। श्रीनिवासन बीवी की तरफ से बयान आया है। कोरोना महामारी के वक्त उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की हालात से हर कोई वाकिफ है, किस तरह आम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवानी पड़ रही है। अब यह मामला दोबारा से तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना कालखंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे, चुनाव में भी उन्हें ट्विटर पर ही खेलने के लिए छोड़ देने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष श्रीनिवासन ने बयान देते हुए कहा कि हमने तो खेलते खेलते भी लाखों लोगों की जान बचा ली, आपने तो सरकार में रहते हुए भी अस्पतालों में पलंग तो छोड़िए लाशों को गंगा में बहा दिया। और इस तरह से उन्होंने निशाना साधा है। वहीं पर दोस्तों टीएमसी के दफ्तर के बाहर कतार में खड़े हैं बीजेपी के नेता। अगर टीएमसी अपना द्वार खोल दे तो बीजेपी के नेता एक साथ घुस जाएंगे और पूरा बीजेपी का खेमा ही धाराशाही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के राज्य के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता ममता बनर्जी के साथ में आना चाहते हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर एक बयान सामने आया है जहां पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने अपने दरवाजे बंद रखे हुए हैं, अगर दरवाजा खोल दे तो बीजेपी निश्चित रूप से ढह जाएगी पत्तों की तरह, यानी एक भी बीजेपी के पास नेता नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों भवानीपुर में चुनाव हो रहे हैं और ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए भवानीपुर के चुनाव के नतीजे के बाद एक बार फिर से फूट का दौर शुरू होगा और पार्टी के कई नेता भी वापस से टीएमसी में आने के लिए, ममता बनर्जी के साथ में आने के लिए टीएमसी के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। और एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर गोवा का प्लान बनाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने अपने तात्कालिक राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर के साथ में मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव में उतरने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत करते हुए बताया है कि किस तरह से गोवा में चुनाव को अप्रोच करना है और कैसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए दिन रात कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य करने हैं। वहीं पर मुख्तार अंसारी ने भी फिर से हत्या की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि खाने में मिलाकर जहर दे सकती है यूपी सरकार, हत्या कर सकती है। वहीं पर असम हिंसा पर कांग्रेस पार्टी का सवाल, कहा बड़ा भाई सीएम है और छोटा भाई एसपी है तो कहीं भी किसी को भी गोली मारेंगे क्या? असम के दरांग जिले के अंदर ढोलपुर गांव में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में हुई हिंसक झड़प के दौरान 2 प्रदर्शनकारी लोगों की मौत और 9 पुलिस कर्मियों के घायल होने के मामले को लेकर ये अपडेट है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति लाठी लेकर आया है जिसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। यानी कुल मिलाकर इस तरह की भयावह
अलावा स्थिति को देखते हुए कई सारे लोग सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया है कि जिस जगह की ये घटना है वहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा से जुड़ा हुआ उनका संबंधी कोई बड़े पद पर है, पुलिस के बड़े पद पर है। और एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी को बस्तर बुलाने अक्टूबर में दिल्ली जाएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। और एक और अपडेट है हरमिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा अनुभवहीन। कांग्रेस ने कहा कि पुनः विचार करे कैप्टन हरमिंदर सिंह। इसी के साथ में दोस्तों पंजाब के सीएम के लिए सिंघू बॉर्डर से बुरी खबर आई है। नवजोत सिंह सिद्धू को सता रहा है नया डर। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर 2021 से किसान धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सिंघू बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए आएंगे तो उन्हें अपमानित होकर वापस लौटना पड़ेगा। आंदोलनरत किसानों ने इच्छा जाहिर की है कि इस तरह से किसानों के कार्यक्रम में ना ही आए तो ही अच्छा होगा, अपना काम करते रहे खाली। और एक और अपडेट की माने तो आरएलडी जो है 136 सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तकरीबन 136 सीटों पर अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए आरएलडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि महेंद्र गिरी मौत मामले को लेकर कोर्ट ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। और एक और जानकारी की माने तो पंजाब कांग्रेस का घमासान हरीश रावत के बयान से नाराज सुनील जाखड़ ने दिल्ली रवाना होते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, इस तरह की जानकारी दी है। वहीं पर दोस्तों पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कम करते हुए कहा कि मुझे कौन मारेगा और इसीलिए मैं अपनी सिक्योरिटी को कम कर रहा हूं। उन्होंने देखा कि उनकी और उनके वाहनों के काफिले की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला लिया है कि इसकी संख्या कम की जाएगी। और इसी के साथ में 200 वाहन दिए गए थे। कुछ वाहन एक कमरे की तरह बड़े बड़े थे। शिरोमणि अकाली दल पर तंज कसते हुए चन्नी ने कहा कि बड़ी कारों को बादल ने खरीदा था। उन्होंने कहा कि एक कार बादल परिवार द्वारा खरीदी गई थी। मैं अभी एक वाहन में सवार हुआ तो एक कमरे जैसा दिखाई दिया। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। उन्हें यह पैसा गरीब लोगों पर खर्चा करना चाहिए था। मेरे पास 8 वाहनों का एक काफिला है। चन्नी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से अपने सुरक्षा कवर को कम करने के लिए कहा है। केवल 5 से 10 पुलिस कर्मियों को साथ में रखने की बात कही है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे प्रशांत किशोर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने इसका स्वागत भी किया है और कहीं ना कहीं विरोध भी किया है। देखते हैं आगे कांग्रेस पार्टी कैसे अपने पूरे कुनबे को एकजुट रख पाती है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।